डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वह आवास को फिर से सस्ता बनाना चाहते हैं। ट्रंप अभियान ने बहुत अच्छी तरह से पहचाना कि हमें आवास बाजार में सस्ताई सुधारने के लिए आपूर्ति को मजबूत करने की आवश्यकता है। वास्तव में उन्होंने घर की कीमतों को कम करने की कोशिश में कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर भी किए हैं। पहले दिन उन्होंने 100 से अधिक कार्यकारी आदेश जारी किए और उनमें से एक आवास पर केंद्रित था। लेकिन क्या यह वर्तमान रियल एस्टेट बुलबुले को फोड़ देगा जो 2006 में हमारे पास था, उससे भी बड़ा है? और क्या यह संभवतः मंदी को भी ट्रिगर कर सकता है? मैं इन सवालों का जवाब देने के लिए अपनी पूरी कोशिश करूंगा, 3 सरल और तेज चरणों में। चरण संख्या 1, चलिए इस नए आवाज संकेतक पर चर्चा करते हैं। कोई भी इस बारे में बात नहीं कर रहा है। वास्तव में आप इसे केवल यहीं जॉर्ज गैविन चैनल पर पाएंगे। और मैं इसे बफेट संकेतक नहीं बल्कि जॉर्ज गैविन संकेतक के लिए जी संकेतक कह रहा हूं। बिल्कुल सही। और बफेट संकेतक, जैसा कि आप जानते हैं, यह स्टॉक मार्केट का बाजार पूंजीकरण जीडीपी के यू सापेक्ष है, तो इस प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए 1980 के दशक में वापस जाते हुए स्टॉक मार्केट का बाजार पूंजीकरण जीडीपी का लगभग 30% हुआ था। अगर मेरी याददाश्त सही है संपादक, आप चार्ट के पास तथ्य जांच सकते हैं, लेकिन अब यह लगभग 200% के आसपास है, जो संकेत देता है कि स्टॉक मार्केट अत्यधिक महंगा है और सबसे अधिक संभावना है कि यह एक बड़े बुलबुले में है। तो मैं हाउसिंग मार्केट के साथ बिल्कुल वही करना चाहता था। क्यों नहीं? तो यहां हमारे पास कुल मूल्य है, या आप कह सकते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के हाउसिंग मार्केट का बाजार पूंजीकरण। आवासीय हम जनवरी 2000 से लेकर दिसंबर 2024 तक जाते हैं। बाईं ओर हम 0 से 50 ट्रिलियन डॉलर तक जाते हैं। तो अगर हम 2000 में वापस जाते हैं, जब हम हाउसिंग बुलबुले में नहीं थे, तो हम देखते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका का जीडीपी 10 ट्रिलियन था। यही संख्या यहां है। और हाउसिंग मार्केट का बाजार पूंजीकरण भी 10 ट्रिलियन था। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमारा जी संकेतक 100% होगा। यहां गणित है जो इसे साबित करता है। अगर मैं गणित सही कर रहा हूं तो शायद मैं इसे गलत कर रहा हूं, लेकिन फिर हम बुलबुले की ओर बढ़ते हैं। आप लोग जानते हैं, जीएफसी से पहले 2006 में यही वह समय था जब घर की कीमतें उस शिखर पर थीं, इससे पहले कि हमने गिरावट देखनी शुरू की जो 2012 में सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई। लेकिन इस समय संयुक्त राज्य अमेरिका का जीडीपी लगभग 14 ट्रिलियन था। लेकिन आवास का बाजार पूंजीकरण, इसे यहां 23 ट्रिलियन कहें, तो यह हमें एक जी संकेतक देता है जो एक 160 है। फिर हम नीचे जाते हैं 2012 में सबसे निचले स्तर पर, और वहां हम लगभग 112% पर हैं, जीडीपी के लिए लगभग 16 ट्रिलियन और आवास बाजार के कुल मूल्य के लिए 18 ट्रिलियन। लेकिन आप लोग जानते हैं कि आगे क्या होता है। हम आगे बढ़ते हैं जहां चार्ट पूरी तरह से पैराबोला बनाता है। और मैं हमेशा कहता हूं, अगर हम 2006 में यहां एक बुलबुले में थे जहां घरों के मूल्य लगभग 23 ट्रिलियन थे, तो अभी हम किस स्थिति में हैं जब घरों के मूल्य लगभग 50 ट्रिलियन हैं? सिनक्वेंटा मेरे सभी स्पेनिश के लिए। मैं अपनी स्पेनिश पर काम कर रहा हूं, जैसा कि आप देख सकते हैं, लेकिन 50 ट्रिलियन डॉलर आवास बाजार पूंजीकरण। तो अब हम 164% से 2006 में, जब हम पिछले आवास बुलबुले में थे, से आज के 166% पर आ गए हैं। और यह 50 ट्रिलियन डॉलर का आवास बाजार पूंजीकरण होगा बनाम 30 ट्रिलियन डॉलर का जीडीपी। तो मैं सबसे पहले इस पर इसलिए जा रहा हूं ताकि आपको हमारी समस्या दिखा सकूं। और मुझे लगता है कि यह सराहनीय है कि डोनाल्ड ट्रंप घरों की कीमतें कम करना चाहते हैं। वे स्पष्ट रूप से बहुत 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 अधिक हैं जब आप किसी भी मापदंड को देखते हैं, न केवल जी संकेतक बल्कि सभी सामान्य संदिग्धों को, जैसे कि मुद्रास्फीति के लिए समायोजित घर की कीमतें और मेरा पसंदीदा मूल्य से आय अनुपात। क्योंकि दिन के अंत में, विश्वास करें या न करें, हम अपनी आय का उपयोग उस बंधक भुगतान को करने के लिए करते हैं। तो आपके पास कुछ बहुत महत्वपूर्ण चर हैं, ब्याज दरें और आय। तो अगर आप देखते हैं कि कीमतें वास्तव में आय स्तरों से एक निश्चित सीमा तक अधिक हो जाती हैं, तो वह कुत्ता शिकार नहीं करता। यह अस्थिर है, जैसा कि वे कहते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के आरण के बारे में। लेकिन मैं यहां मुख्य बिंदु पर ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं, और वह है 166%।
जो हमें यह संकेतक देता है कि बाजार कितना अधिक मूल्यवान है, या शायद इससे भी अधिक महत्वपूर्ण, संयुक्त राज्य अमेरिका की अर्थव्यवस्था कितनी कितनी निर्भर है इन ऊंचे स्तरों पर घर की कीमतों पर। दूसरे शब्दों में, संयुक्त राज्य अमेरिका की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से एक आवास बुलबुले पर निर्भर है, एक आवास बुलबुला जिसे डोनाल्ड ट्रंप फोड़ना चाहते हैं। दूसरा कदम, तो हमें पता है कि समस्या क्या है, लेकिन ट्रंप का समाधान क्या है। आइए सीधे navigatehousing.com पर चलते हैं, जहां वे उनके कार्यकारी आदेशों के इरादों का सारांश देते हैं ताकि घर की कीमतें कम की जा सकें। अब आप देखेंगे कि मैंने कहा कि घर की कीमतें कम की जाएं। मैंने जरूरी नहीं कहा कि आवास को अधिक सुलभ बनाया जाए। यह एक महत्वपूर्ण अंतर है। इस पर थोड़ी देर में और अधिक। तो सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, नियामक बोझ को कम करना। स्मरण पत्र संघीय एजेंसियों को निर्देश देता है कि वे उन नियमों की पहचान करें और उन्हें समाप्त करें जो अनावश्यक रूप से आवास निर्माण की लागत बढ़ाते हैं। प्रशासन का लक्ष्य इन नियमों को सरल बनाकर निर्माण लागत को कम करना है, घरों को अधिक बनाना नहीं, 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 अधिक सुलभ नहीं, घर की कीमतें कम करना, यही मुख्य बात है। आवास आपूर्ति का विस्तार करना। तो जाहिर है कि अगर हमारे पास कम नियम होंगे तो आपूर्ति अधिक होगी, और वह भी बहुत कम लागत पर। लेकिन यहां विवरण इस आवास सुलभता सुधार का हिस्सा उपलब्ध आवास की कमी को संबोधित करता है। स्मरण पत्र आवास आपूर्ति बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर देता है। इसमें नए आवास परियोजनाओं के विकास को प्रोत्साहित करना, निर्माण प्रक्रिया को तेज करने के लिए नवाचारी निर्माण विधियों को प्रोत्साहित करना शामिल हो सकता है। और फिर तीसरा, यहां हमारे पास है कुशल भूमि उपयोग को बढ़ावा देना। काफी हद तक स्वयं स्पष्ट है। मुझे पता है कि उन्होंने कुछ भूमि का उपयोग करने के बारे में बात की है जो सरकार के पास है नए आवास परियोजनाओं के विकास के लिए, और फिर निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करना। जाहिर है हमें निजी क्षेत्र की आवश्यकता है अगर हम इसे टिकाऊ बनाना चाहते हैं, और अगर हम एक ऐसा समाधान चाहते हैं जहां लाभ लागत से अधिक हो। यह निश्चित है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं अगर डीएमवी संयुक्त राज्य अमेरिका में सभी नए आवास विकास का प्रभारी होता? वह बहुत अच्छा नहीं होगा। लेकिन मैं जिस पर ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं वह यह है कि अतीत में सरकार ने आवास को सस्ता कैसे बनाया, और अब ट्रंप जो करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें क्या अंतर है। तो अतीत में हमने वास्तव में घर की कीमतों को कम करने की कोशिश नहीं की। सरकार ने जो कुछ किया वह यह था कि वित्तीय उपकरण बनाने की कोशिश की, या वित्तीय इंजीनियरिंग के माध्यम से घरों को अधिक सस्ता बनाया। तो वे चाहते थे कि घर की कीमतें बढ़ती रहें, लेकिन वे चाहते थे कि डाउन पेमेंट या मासिक भुगतान समान रहे। तो आपको मूल रूप से ये सभी सरकारी सब्सिडी मिलती हैं, और आपके पास ये सभी कार्यक्रम होते हैं जो मूल रूप से आर्थिक विकृतियां पैदा कर रहे हैं। उनमें से एक, मेरा मतलब है, कमरे में हाथी है फैनी और फ्रेडी, और 30 साल की फिक्स्ड रेट मॉर्गेज। मेरा कहना यह है कि हमने कभी इस मुक्त बाजार दृष्टिकोण को नहीं अपनाया है जहां हम वास्तव में कीमतें कम करके आवास को अधिक सस्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जो हमने अतीत में किया है वह यह है कि हमने बस इन कार्यक्रमों को बनाने की कोशिश की है ताकि वह मासिक भुगतान और डाउन पेमेंट के संदर्भ में उच्च कीमतों को अधिक सुलभ बनाया जा सके। और यह क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि पहले दृष्टिकोण में, जो मुक्त बाजार दृष्टिकोण है जिसे डोनाल्ड ट्रंप अपना रहे हैं, वास्तव में कीमतें कम हो जाएंगी, जबकि दूसरा दृष्टिकोण, जिसे हम लगभग 1990 के दशक के अंत से कर रहे हैं, कीमतें बढ़ती रहेंगी। और मुझे लगता है कि हर कोई इस बात के पक्ष में है कि आवाज अधिक सुलभ हो। बस इतना तिस्पाएंगी कि उनके घर की कीमत कम ना हो, जो हमें सीधे पहले कदम पर वापस ले जाता है। और हम जिस बारे में बात कर रहे थे वह यह है कि कैसे संयुक्त राज्य अमेरिका की अर्थव्यवस्था इन घर की कीमतों के इन खगोलीय स्तरों पर निर्भर है। तो क्या होता है जब डोनाल्ड ट्रंप, और मैं निश्चित रूप से इस दृष्टिकोण को मंजूरी देता हूं, विनियमन को समाप्त करने की कोशिश करते हैं, आपूर्ति बढ़ाते हैं ताकि उन घर की कीमतों को सामान्य स्तर पर वापस लाया जा सके। तीसरा कदम। अब आइए कुछ बिंदुओं को जोड़ते हैं ताकि हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकें कि अगर डोनाल्ड ट्रंप इस योजना को लागू करते हैं तो आवास बाजार में गिरावट,
और संभवतः मंदी की संभावनाएं क्या हैं। तो हम पहले कदम में इस्तेमाल किए गए पुराने अच्छे जी संकेतक पर वापस जाने वाले हैं और वास्तव में इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं यहां इस संख्या को उजागर करना चाहता हूं, क्योंकि दूसरे कदम के अंत में याद रखें, हम ट्रंप द्वारा इन सभी नियमों को कम करने की बात कर रहे थे और मुझे यकीन है कि बहुत से लोग अपने आप से सोच रहे होंगे, ठीक है, तो इससे घर की कीमत कितनी कम हो सकती है। मेरा मतलब है, मान लीजिए कि अभी औसत घर की कीमत $4 लाख है, तो क्या जॉर्ज शायद ये $5,000 कम कर दे। दिन के अंत में ये वास्तव में सुई को नहीं हिलाएगा, लेकिन इसे देखें। नियम: एकल परिवार आवासीय अचल संपत्ति की लागत में लगभग 23.8% जोड़ते हैं। और अगर आपको यह संख्या चौंकाने वाली लगती है, तो मैं आपको चुनौती दूंगा कि आप बैठें, अपने लिए एक कड़ा पेय डालें और देखें, बहु परिवार के लिए नई अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स बनाने की लागत का 40.6% नियमों में जाता है। लेकिन यह यहीं खत्म नहीं होता कि ट्रंप नौकरशाही को कम करने के लिए क्या कर सकते हैं। संपादक आगे बढ़ें और जैक फर्ले द्वारा होस्ट किए गए मॉनेटरी मैटर्स के हालिया एपिसोड से एक क्लिप काटें। और उनके पास एक अतिथि थे जिनका नाम क्रिस वेलन था, जो बंधक उद्योग और बैंकिंग उद्योग के विशेषज्ञ हैं, जो इस बारे में बात कर रहे थे कि ट्रंप प्रशासन, डोज और एलन मस्क फैनी और फ्रेडी के साथ क्या कर सकते हैं। मैं जो कह रहा हूं वह यह है कि वे उस पूरे सरकारी तंत्र के पीछे जाएंगे जो निजी क्षेत्र का समर्थन करने के लिए बढ़ा है। तो आवास अमेरिकी अर्थव्यवस्था का सबसे अधिक सब्सिडी वाला हिस्सा है। दुनिया के अधिकांश देशों में अगर आप एक घर खरीदते हैं तो आप नकद भुगतान करते हैं। उनके पास आवास के लिए क्रेडिट नहीं है। अमेरिका ने आवास को बढ़ावा देने के लिए क्रेडिट का उपयोग किया है। वास्तव में इसका उपयोग विकास को बढ़ावा देने के लिए किया है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से हम सैन्य औद्योगिक परिसर से आवास परिसर की ओर बढ़ गए, जिसमें रियल्टर्स और घर बनाने वाले और बाकी सब कुछ शामिल है। आज देश भर में देखो जैक, तुम क्या देखते हो? तुम बहुत सारे स्पेक घर देखते हो जो औसत कीमत से ऊपर हैं, अच्छी तरह से $500,000 से ऊपर हैं, जो बिक नहीं रहे हैं। हमने उनमें से बहुत सारे बनाए। तो आप जानते हैं, आवास को बढ़ावा देने के लिए क्रेडिट का उपयोग करते हैं और ट्रंप इसे विघटित कर रहे हैं। वास्तव में आज सुबह जब मैं अपने कंप्यूटर के सामने बैठा तो मैंने पाया कि मेरे कई दोस्त फैनी मी नई और फ्रेडी मैक के नियामक में कल रात नौकरी से निकाल दिए गए। और आप इस सप्ताह फेनी मी नई और फ्रेडी मैक में कर्मचारियों की संख्या में कटौती देखेंगे। तो चलिए जी संकेतक पर वापस आते हैं और एक पल के लिए मान लेते हैं कि ट्रंप घर की कीमतों को 25% तक कम करने में सक्षम है, जिससे मुक्त बाजार वास्तव में काम कर सके। तो उदाहरण के लिए वहां एक मोटा आंकड़ा है, लेकिन मुझे लगता है कि यह वास्तव में यथार्थवादी है। अब वह सभी नियमों को समाप्त नहीं करेंगे, लेकिन मान लेते हैं कि वह 50% नियमों को समाप्त करते हैं और इसे फेनी और फ्रेडी के माध्यम से सरकारी सब्सिडी को कम करने के साथ जोड़ते हैं और इन सभी अन्य कार्यक्रमों के साथ। और जैसा कि मैंने कहा, मुझे लगता है कि 25% का आंकड़ा वास्तव में यथार्थवादी है। लेकिन चलिए याद रखें कि घर की कीमतें मार्जिन पर निर्धारित होती हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि आपके घर का मूल्य वास्तव में इस बात पर निर्भर करता है कि सड़क के उस पार वाला घर कितने में बिका। दिन के अंत में यह सब तुलना पर निर्भर करता है। तो अगर हमारे पास बाजार में आने वाली नई आवासीय आपूर्ति मौजूदा आवासीय आपूर्ति से 25% कम है, तो यह तुलना को प्रभावित करेगा और सभी घरों की कीमतों को नीचे लाएगा, जिसमें आपके घर की कीमत भी शामिल है, चाहे हमें यह पसंद हो या ना हो। तो चलिए मान लेते हैं, बाजार पूंजीकरण कितना कम होगा, इससे आवासीय बाजार के कुल मूल्य में कितनी कमी आएगी, क्योंकि हमें इसे समझना होगा, क्योंकि यह अमेरिकी अर्थव्यवस्था की क्रय शक्ति के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगर हम इस संख्या को 25% से घटा दें, 50 ट्रिलियन से शुरू करें, तो यह हमें 37.5 ट्रिलियन तक ले जाता है। अब आप कहेंगे, जॉर्ज ऐसा कभी नहीं होगा। यह एक ऐसा आंकड़ा है जो अकल्पनीय है। वास्तव में
ये इतना चरम नहीं है जब आप सोचते हैं कि अनुपात केवल 125% पर होगा। याद रखें, 2012 में हम 112% पर थे और 2000 में हम 100% पर थे। देखिए, समस्या यह है कि इन घरों की कीमतों को अत्यधिक स्तर तक ले जाना है, जो किसी बिंदु पर पूरी तरह से अस्थिर हो जाता है। तो ये बहुत मजेदार है, लेकिन यहीं पर असलियत सामने आती है और आपको चीजों को अधिक सामान्य, स्थायी और मौलिक रूप से मजबूत स्तर पर लाने के लिए कुछ आर्थिक दर्द सहना होगा। तो चलिए यहां कुछ विशिष्ट आंकड़े डालते हैं। यह जो करेगा वह यह है कि यह संयुक्त राज्य अमेरिका में घरेलू शुद्ध संपत्ति को 12.5 ट्रिलियन डॉलर तक कम कर देगा। और फिर भी यह हमें उस स्तर तक भी नहीं ले जाता जहां हम 2012 और 2000 में जीडीपी के संदर्भ में थे। और अगर हम जीडीपी के संदर्भ में इन स्तरों तक पहुंच रहे हैं, तो हम मूल्य से आय अनुपात के संदर्भ में भी अधिक मौलिक रूप से मजबूत स्तरों तक पहुंच रहे हैं। समस्या यह है कि आपको आवास बाजार और अमेरिकी अर्थव्यवस्था को मजबूत आधार पर वापस लाने के लिए कुछ बहुत कठिन दवाएं लेनी होंगी। और इसे स्पष्ट करने के लिए मैं हमेशा अर्थव्यवस्था की उस उलटी पिरामिड की छवि का उपयोग करना पसंद करता हूं जो संपत्तियों के ऊपर बैठी है, इस मामले में आवास। तो अगर आप उस घर की कीमत को कम कर दें तो पूरी अर्थव्यवस्था एक जेंगा पहेली की तरह गिर जाएगी। लेकिन हमें जिस चीज की कोशिश करनी चाहिए वह कुछ और है। मुझे यहां अपना काला पेन लेने दें। वास्तव में यह इसके विपरीत है। तो हमारे पास घर या संपत्ति ऊपर है और फिर यह अर्थव्यवस्था बहुत ठोस आधार पर है। इसलिए संपत्ति की कीमतें S&P 500 सहित और आवास बाजार भी बहुत ठोस आधार पर होंगे। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप घर की कीमतों को कम करके संभवतः एक आवास संकट पैदा करके, जहां घरों के मूल्य 25% या उससे अधिक गिर सकते हैं, सही तरीके से आवास को फिर से सुलभ बना पाएंगे? उत्तर है, मुझे उम्मीद है कि ऐसा हो, क्योंकि हालांकि इससे अल्पकाल में कुछ गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, संभवतः एक मंदी को भी ट्रिगर कर सकती हैं, लेकिन दीर्घकाल में समाज बहुत बहुत बेहतर स्थिति में होगा। अरे दोस्तों, मैं वीडियो से एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहता था ताकि मैं आपको एक नई निवेश रणनीति के बारे में बता सकूं जो मैं उपयोग कर रहा हूं। आप में से अधिकांश जानते हैं मेरे पोर्टफोलियो की नींव भौतिक सोना है। समस्या यह है कि आपके पास हमेशा एक नकारात्मक कैरी होता है क्योंकि आपको भंडारण शुल्क देना पड़ता है। चांदी के साथ भी यही बात है। लेकिन मैंने वास्तव में एक तरीका खोज लिया है जिससे आप भौतिक सोना और चांदी रखने के लिए भुगतान पा सकते हैं। और यहां सबसे अच्छी बात, आपको सिर्फ फीट मुद्रा में ब्याज दर नहीं मिलती, बल्कि आपको अधिक कीमती धातुओं में ब्याज दर मिलती है। अब मुझे पता है कि आप में से कई लोग कह रहे हैं, ओह जॉर्जिया, ये सच होने के लिए बहुत अच्छा लगता है। और यही मैंने सोचा था जब मैंने पहली बार इसके बारे में सुना। यहाँ पृष्ठभूमि की कहानी है। मुझे बहुत सारे व्यवसाय मिलते हैं जो मेरे पास आते हैं और कहते हैं, जॉर्ज, आपके वीडियो को प्रायोजित करना चाहते हैं। आमतौर पर मैं उन्हें मना कर देता हूं क्योंकि यह वास्तव में उपयुक्त नहीं होता। लेकिन एक दिन मेरे पास एक कंपनी आई जिसका नाम था मॉनेटरी मेटल्स, और जब वे मुझे उनके व्यवसाय मॉडल के बारे में बता रहे थे तो मैंने सोचा, ये तो बिल्कुल स्पष्ट है। वास्तव में ये इतना अच्छा लगा कि मैंने खुद एक खाता खोला और ये बहुत ही अच्छे से चल रहा है। तो मैंने कहा, जरूर कुछ वीडियो को प्रायोजित करें, क्योंकि यह एक सेवा है जो मुझे लगता है कि मेरे दर्शकों के लिए अत्यधिक लाभकारी होगी। तो ये कैसे काम करता है, यहां बताया गया है। आप उनके साथ एक खाता खोल सकते हैं और इसे अपने मौजूदा कीमती धातुओं से फंड कर सकते हैं, या आप सीधे उनसे खरीद सकते हैं, आमतौर पर स्पॉट से थोड़ा कम 1% पर। और अभी जब हम इस प्लेटफॉर्म पर बात कर रहे हैं तो लगभग 4% ब्याज प्राप्त करने के अवसर हैं। तो फिर से ये फिएट मुद्रा में नहीं, वे आपको अतिरिक्त कीमती धातुओं में भुगतान कर रहे हैं। तो अगर आप उनके पास मान लीजिए 100 ऑन्स सोना जमा करते हैं तो साल के अंत में आपके पास 104 ऑन्स सोना होगा। तो उन हजारों निवेशकों में शामिल होने के लिए, जिनमें मैं भी शामिल हूं, जो भौतिक सोना और चांदी रखने के लिए भुगतान प्राप्त कर रहे हैं, आप जा सकते हैं monetary-metals.com गैमन पर, जो है monetary-metals.com पर गैमन।